नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टूथपॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 के अनुसार करता है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 सितंबर, 15 सितंबर, 2 सितंबर, 28 सितंबर। देखिए दोस्तों, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेरीकल्चर, एवीकल्चर, मोरीकल्चर, विटीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते हुए चलिए। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, एवी कल्चर किसे कहा जाता है? पक्षी पालन को एवी कल्चर कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और मोरी कल्चर किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाने को मोरी कल्चर कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। याद रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है, कुछ अन्य इकाइयों की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। इसी प्रकार से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दबाव का एसआई इकाई पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है दबाव की एसआई इकाई, या दबाव का एसआई इकाई पास्कल होता है। इसी प्रकार से आवृत्ति का एसआई इकाई क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है,
इसी प्रकार से प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, आराम शाह। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे आप लोग याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार की नींव इसी ने डाली थी। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किसकी खेती जायद फसल के रूप में की जाती है? निम्न में किसकी खेती जायद फसल के रूप में की जाती है? कपास, गेहूं, तरबूज, सोयाबीन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तरबूज। तरबूज की खेती जायद फसल के रूप में की जाती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो जायद की फसल है यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है। याद रखिएगा, जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जैसे कि आपका खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी जायद की फसल है। ठीक है, यहाँ पर कपास लिखा गया है और नीचे सोयाबीन है। कपास और सोयाबीन ये सभी दोस्तों खरीफ की फसल हैं। किसकी फसल हैं? खरीफ की फसल हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत आपका चावल आता है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर गेहूं दोस्तों लिखा गया है। गेहूं रबी की फसल है। रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, आलू, मटर, चना, सरसों, जौ, ये सभी रबी की फसल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर यहाँ पर लिखा गया है। देखिए दोस्तों, किसी तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? किसी तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर यहाँ पर लिखा गया है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है या दूध की शुद्धता की माप की जाती है लैक्टोमीटर से। पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लिखा गया है। याद रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है पोटेंशियोमीटर से, या सेल का विभव मापने में इसका प्रयोग किया जाता है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक, जुकाम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निमोनिया। निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। और यहाँ पर इन्फ्लुएंजा, चेचक, जुकाम तीनों विषाणु जनित रोग हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस राजा ने उड़ीसा में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, राजा देव प्रथम, अनंग भीमदेव द्वितीय, राघव देव। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम दोस्तों ये गंग राजवंश के राजा थे। ठीक है, गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1255 में इसका निर्माण करवाया था
कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था 1255 में नरसिंहदेव प्रथम ने। नरसिंहदेव प्रथम ये गंग राजवंश के राजा थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ निम्न में से कौन हैं? ऑप्शन है सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं सोनल मानसिंह, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित हैं मल्लिका साराभाई, ठीक है। और उदय शंकर, उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं उदय शंकर, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, मॉर्गन फॉरेस्टर, सूरज प्रसाद नायपाल, इस्माइल मर्चेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई किताब है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद दोस्तों भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुली और द विलेज। कुली और द विलेज ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। मुल्क राज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। मॉर्गन फॉरेस्टर ये दोस्तों एक ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्यकार थे। इन्होंने भारत के संदर्भ में ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन, डूरंड रेखा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है रेडक्लिफ रेखा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर डूरंड रेखा लिखा गया है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम, संभाजी, साहू, बाजीराव। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? राजा राम था, जो तीसरे छत्रपति थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बड़े बेटे का नाम क्या था? बड़े बेटे का नाम दोस्तों संभाजी था। क्या था? संभाजी था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। क्या था? शाहजी भोसले था। तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले था। जीजाबाई भोसले माता का नाम था। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है?
ऑप्शन है यकृत, अग्न्याशय, तिल्ली, पित्ताशय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर का अग्न्याशय इंसुलिन पैदा करता है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मलक्का जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, सुंदा जलडमरू मध्य, मलिकू कुंडू कंडू। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद जल संधि को पाक जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जीबी मावलंकर थे। पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर मीरा कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा, साबरमती, तापी, माही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नर्मदा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1998 में दोस्तों, 1998 में यह पुरस्कार दिया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह जलप्रपात दोस्तों घोड़े की नाल के समान है। चित्रकूट जलप्रपात किसके समान है? घोड़े की नाल के समान है। और इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? आमार सोनार बांग्ला है। क्या है? आमार सोनार बांग्ला है। नेक्स्ट है,
वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। वैदिक काल में दोस्तों सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त, 21 सितंबर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? जिम कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहू। यहाँ पर बिहू आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू नृत्य असम से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर नौटंकी लिखा गया है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है और गरबा गुजरात से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। महानदी की बात कर लेते हैं। महानदी सिहावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है महानदी। और कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कावेरी नदी की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है कावेरी नदी। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है कावेरी नदी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? द हेग, पेरिस, जिनेवा, काठमांडू। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 18 अप्रैल, याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1946 को की गई थी। 18 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 को की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स मेंटकाफ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डलहौजी के समय में दोस्तों भारत में पहली बार 16 अप्रैल, याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर
34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी पहली बार। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पहली बार भारत में रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट करके बता दीजिए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है।